आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपने टेंस के पहले लेक्चर को देख लिया होगा, जिसमें हमने ये समझा था कि टेंस क्या होता है और किस प्रकार से टेंसों को अलग अलग पार्ट में बांटा गया और हम उसे किस प्रकार से पहचान सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सेंटेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे और कुछ इंट्रोगेटिव के महत्वपूर्ण रूल हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आपको इसे अभी नहीं याद रखना है। जो हमारे सेंटेंस होंगे वो मुख्यतः कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। एक होगा अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। देखिए यहाँ से समझते चलिए। निगेटिव का मतलब कि जिस वाक्य में आपको नहीं देखने को मिलेगा वो क्या कहलाएगा? निगेटिव कहलाएगा। और जिसमें आपको प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कैसे आदि शब्द, इसके अलावा भी बहुत से शब्द होते हैं, अगर ये सब शब्द आपको देखने को मिले तो उन्हें हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जिन सेंटेंसों में ये दोनों ही ना हो, अर्थात जिसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये दोनों ही ना हो, वो सेंटेंस हमारा कहलाता है अफर्मेटिव। और जिसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों हो उनको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब देखिए, एक होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव को और निगेटिव को, अगर ये दोनों सेंटेंस हैं तो इन दोनों सेंटेंसों को हम कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस। जैसे देखिए यहाँ पे हमने 2 वाक्य लिखे, वह तुम्हें पढ़ाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है तो आप ये कह सकते हैं कि ये अफर्मेटिव है, या तो आप इसे कह सकते हैं कि ये असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा हमने लिखा है कि वह तुम्हें नहीं पढ़ाता है, तो ये हमारा जो है, पहले तो हम बोलेंगे कि निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव नहीं तो इसको हम फिर बोल सकते हैं कि ये असर्टिव सेंटेंस है। कहने का मतलब ये है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को भी असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है, निगेटिव सेंटेंस को भी असर्टिव सेंटेंस कहा जा सकता है। तो हम इस प्रकार से इसको याद रखेंगे कि अफर्मेटिव और निगेटिव ये दोनों ही असर्टिव सेंटेंस कहे जा सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका हमने कल की वीडियो में बताया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे हम कैसे कि प्रेजेंट, PI का मतलब हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग शेड्यूल, रूटीन या आदतों को बताने के लिए किया जाता है। आप इस प्रकार से इसको याद रखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शेड्यूल, रूटीन और आदतें आती हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार आपको याद नहीं रहता है तो सिंपल है कि इस प्रकार याद रखें कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए उसे हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब इसका रूल हम देखते हैं। रूल क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर। तो सबसे पहले थोड़ा हम पहले ये समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पे हमने लिखा सब्जेक्ट और इधर हमने लिख लिया ऑब्जेक्ट। अगर आपको सब्जेक्ट का मतलब, पहले आप ऐसे समझ लीजिए कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो सेंटेंस में कार्य करता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, और एक चीज आपको और इसमें याद रखनी है कि सेंटेंस में जब हम कौन लगा के प्रश्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सब्जेक्ट मिलता है। और जब हम सेंटेंस में क्या या किसको लगा के प्रश्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है? उस टाइम ऑब्जेक्ट मिलता है। तो अब इन 2 चीज़ों को आप याद रखिए कि जब सेंटेंस में हम कौन लगा के प्रश्न करेंगे तो क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा। और जब हम सेंटेंस में क्या या किसको लगा के प्रश्न करेंगे तो उस टाइम हमें क्या प्राप्त होगा? ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे हमने एक शब्द लिखा है और इसमें हम मान लेते हैं इस टाइम कि हमें कुछ भी पता नहीं है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। देखिए यहाँ पे लिखा है तुम यहाँ क्रिकेट खेलते हो। तो
तो इसमें कौन सा कार्य किया जा रहा है, इस चीज़ को आपको याद रखनी है। तो कार्य कौन सा हो रहा है, खेलने का। तो यहाँ पे जो खेलने का कार्य हो रहा है ये हमारी क्रिया हो जाएगी। क्रिया को ही इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। तो ये हमारा पहले ही हो गया कि क्या है, वर्ब है। खेलने की क्रिया की जा रही है, मतलब खेलने का कार्य किया जा रहा है। तो खेलना हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गई, ये वर्ब हो गया। अब यहाँ पे हमारे सामने 3 शब्द बचे। अब इन तीनों शब्दों में से, और 3 शब्द हैं क्या, तुम, यहाँ, क्रिकेट। इन तीनों शब्दों में हमको सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, सबसे पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे हमने लिखा कौन, कौन लगा के हमें प्रश्न करना है। तो हम यहाँ से शुरू से ही कौन लगा के प्रश्न करते हैं। जैसे हम इस शब्द को जो तुम लिखा है इसके जगह हम कौन का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस को आगे सेम वैसे ही पढ़ देंगे। देखिए तुम की जगह हम क्या लिख लेते हैं, कौन। कौन यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, या इस प्रकार आप इसको पढ़िए कि यहाँ क्रिकेट कौन खेलता है। जब आप कौन लगा के प्रश्न करोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, और जो आंसर आपको सेंटेंस से मिलेगा वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो जब हम यहाँ से प्रश्न लगाए, प्रश्न किए कि कौन यहाँ क्रिकेट खेलता है, तो आपका आंसर क्या होगा, तुम। तो जो आपका आंसर है तुम, यही हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कैसे आप ढूंढेंगे, क्या या किसको लगा के हम उसमें ऑब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं। तो चलिए इस सेंटेंस में हम पहले ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। देखिए आपने सब्जेक्ट पता कर लिया कि ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपको क्या या किसको नहीं लगाना है। अब यही 2 शब्द बचते हैं जहाँ पे आपको क्या या किसको लगा के प्रश्न करना है। तो हम लगाते हैं, तुम यहाँ पे लगा लेते हैं, क्या क्रिकेट खेलते हो। तुम क्या क्रिकेट खेलते हो, क्या लगाने पे हमारा सेंटेंस सही नहीं बना। तो हम एक बार फिर से किसको लगा के प्रश्न करेंगे, सेम इसी शब्द यहाँ पे किसको लगा के प्रश्न करेंगे, तुम किसको क्रिकेट खेलते हो। तो ये भी हमारा सेंटेंस सही नहीं बना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा यहाँ लिखा है ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। उसके बाद हम अब दूसरे वाले शब्द पे फिर से लगा के इसको चेक करते हैं। देखिए तुम यहाँ क्या खेलते हो, इसके जगह हमने जब क्या लगाया तो हमारा आंसर मिला क्रिकेट। आंसर क्या मिलेगा यहाँ से, हमारा क्रिकेट। तो ये जो हमारा क्रिकेट होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर से देखिए इसको कि तुम यहाँ क्या खेलते हो, तो आपका आंसर क्या होगा, क्रिकेट। तो क्रिकेट हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल हमारा क्या है कि तुम यहाँ क्रिकेट खेलते हो। तो यहाँ पे तुम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब क्या है, खेलना। अभी हमने बात की कि वर्ब क्या होता है, क्रिया होती है। क्रिया का मतलब जब जो कार्य उस सेंटेंस में किया जा रहा है, तो यहाँ पे खेलने का कार्य किया जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे यू, फिर क्या हो जाएगा, प्ले। उसके बाद हमारा क्या आता है, देखिए यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट। तो क्रिकेट को हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्रिकेट हो गया। उसके बाद क्या आएगा, अदर। अदर में हमारा क्या है, यही एक शब्द बच गया है यहाँ पे, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ, हियर। यू प्ले क्रिकेट हियर। तो ये हमारा हो जाएगा पूरा सेंटेंस, तुम यहाँ क्रिकेट खेलते होगा, क्या बनेगा, यू प्ले क्रिकेट हियर। अब यहाँ से आपको एक चीज और याद रखनी है कि यदि वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब में यस या ईएस लगा देते हैं। तो इससे पहले वाला जो हमने सेंटेंस देखा उसमें देखिए क्या था, यहाँ पे सब्जेक्ट तुम था, और तुम क्या होता है, प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। इसलिए हमने यहाँ पे जो हमने वर्ब लिखा है इसमें यस या ईएस नहीं लगाया। लेकिन अगर यहीं पे ये सिंगुलर होता, एक वचन होता, तो उस टाइम हमें क्या करना होता,
इस वर्ब में हम यस या ईएस लगा देते। जैसे हम वहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह को हम क्या लिखेंगे, ही। बाजार जाता है तो बाजार जाने का होगा, पहले इसको हम सिंपल बना लेते हैं, ही गो टू मार्केट। इस प्रकार हम पहले इसको ऐसे बना लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम इस वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमको क्या लगाना है, ईएस लगाना है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कब आपको यस और कब ईएस लगाना है। दूसरा यहाँ पे देखिए, राम अंग्रेजी बोलता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे राम स्पीक्स। पहले तो देखिए यहाँ पे स्पीक लिख लेंगे और इसमें यस लगा देंगे, क्योंकि ये राम सिंगुलर है। स्पीक्स इंग्लिश, राम स्पीक्स इंग्लिश। तो अब हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि आपको वर्ब में कब यस और कब ईएस लगाना है। तो यहाँ से देखिए, यदि वर्ब के अंत में यस, यस एच, सी एच, यक्स और ओ आदि हो तो वर्ब में ईएस लगा दिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है टीच, टीच के लास्ट में क्या आया, सी एच। गो, गो के लास्ट में क्या आया, ओ। तो अब जब आपको सी एच, यस, यक्स और ओ ये ऐसे वर्ब देखने को मिले तो आप लास्ट में क्या लगाओगे, ईएस लगाओगे। तो यहाँ पे जब हम इसको बनाएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, टीचेस। और इसमें जब हम इसको बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गोज। देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या लगाया गया, ईएस लगाया गया दोनों में। तो इसे भी आपको याद रखना है कि यदि वर्ब के अंत में यस, यस एच, सी एच, यक्स, ओ आदि हो तो वर्ब में ईएस लगाया जाता है। तो इसे देखिए, हमने ऑब्जेक्टिव केस को यहाँ पे लगाया कि हिम का मतलब उसको, हर का मतलब उसको, देम का उन सबको, मी का मुझको, अस का हमको, यू का तुमको, इट का इनको उनको। तो सिंपल है, इसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों को ये नहीं आता है, तो इसलिए इसे हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप इसे लिख सकते हैं। अब इस पे हम कुछ सेंटेंस कर लेते हैं ताकि ये समझ में हमें आ जाए। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, वह मुझको जानता है, तो वह हमारा क्या हो गया, ही। और यहाँ पे जानने का मतलब क्या हो गया, जानने का हो जाएगा हमारा नो। अब यहाँ से देखिए, ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें हमको क्या लगाना है, यस या ईएस लगाना है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे यस। यस लगाने के बाद अब हमारा ये भी हो गया और यहाँ पे वह भी हो गया। अब बच गया मुझको, तो मुझको के यहाँ पे देखिए, मुझको, इसके लिए हमें क्या लगाना है, मी। तो यहाँ पे हम लगा देंगे मी, ही नो मी। अब अगला हमारा है, तुम हमको पढ़ाते हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू। पढ़ाना हो जाएगा हमारा वर्ब, तो यू टीच। अब इसमें हमको यस या ईएस नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यू जो है ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसके साथ हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये हो गया हमारा टीच। अब देखिए बच गया अब हमारे सामने हमको, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना है, अस। यहाँ से देखिए हमको, इसके लिए किसका प्रयोग करना है, अस। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अस। तो यू टीच अस, ये हमारा सेंटेंस बनेगा। अब यहाँ से अपने के लिए, अगर सेंटेंस में अपने आ जाए तो उसके लिए आपको क्या बनाना है, अगर आपके सामने सब्जेक्ट ही हो उस टाइम यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भी देखना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट ही है तो हिज हो जाएगा, सी है तो हर, आई है तो माई, यू है तो योर, दे है तो देयर, वी का आवर, इट का इट्स, राम का हिज और सीता का हर। इसका मतलब ऐसे याद रखिएगा कि अगर कोई पुरुष का नाम है तो उसके लिए हम अपने के लिए हिज लगाएंगे, और किसी महिला या किसी लड़की का नाम है तो उस टाइम हम क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे। और यदि राम एंड श्याम दो लोगों का नाम हो तो उस टाइम हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए अब दो सेंटेंस है, वह अपने भाई को पढ़ाता है, तो इसे हम पहले बनाते हैं, ही टीचेज। देखिए तो सब्जेक्ट और वर्ब हमने यूज कर लिया। अब क्या करना है, हमको ऑब्जेक्ट लगाना है। यही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है। तो ऑब्जेक्ट इसमें आपको ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे,
वह किसको पढ़ाता है। आप क्या या किसको लगा के जब प्रश्न करते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। वह किसको पढ़ाता है, अपने भाई को पढ़ाता है। तो अपने के लिए क्या लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट ही है तो उस टाइम आप लगाएंगे हिज, तो ये हो जाएगा हिज, और भाई का क्या हो जाएगा, ब्रदर। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, ही टीचेस हिज ब्रदर। उसके बाद वह सब अपने गांव जाते हैं, वह सब अपने गांव जाते हैं। तो वह सब, या यहाँ पे हम कह सकते हैं वे, वह सब को ही कहा जाता है वे। तो वे का क्या होता है, दे। वे सब अपने गांव जाते हैं, तो जाना का क्या हो जाएगा, गो, और गो के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। तो दे गो टू। अब यहां से क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो वह सब क्या जाते हैं, जब यहाँ पे आप लगाएंगे प्रश्न क्या जाते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिला। किसको लगाएंगे, उस टाइम भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। देखिए यही शब्द हमारे पास बचता है, सॉरी यहाँ से बचेगा अपने गांव, ठीक है। तो जब आप इसके जगह क्या या किसको लगाते हैं तो आपको सेंटेंस सही देखने को नहीं मिलता है। जैसे वह सब किसको जाते हैं, तो सेंटेंस नहीं सही बना हमारा। अब हम क्या लगा के करेंगे, जब वह सब क्या जाते हैं तो यहाँ भी सेंटेंस नहीं बना। अब इसका मतलब आपको ये समझ जाना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके बाद ये किस में आ जाएगा, अदर में आ जाएगा। तो अपने के लिए क्या लगाएंगे, जब सब्जेक्ट दे रहेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं देयर लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर, और गांव का क्या हो जाएगा, विलेज। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, दे गो टू देयर विलेज। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा बात करेंगे इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव क्या होता है, देखिए जब हम किसी वर्ब के पहले टू लगा देते हैं तो हमारा इन्फिनेटिव बन जाता है। जैसे यहाँ पे अगर प्ले लिखा है, इस प्ले से पहले हम क्या लगा दें, टू लगा दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टू प्ले। तो आपको ऐसे याद रखना है कि किसी भी वर्ब के पहले टू लगा के इन्फिनेटिव बनाया जाता है। जैसे अगर यहाँ पे हम लिख दें स्पीक, तो स्पीक से पहले हम क्या लगा लेंगे, टू, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, इन्फिनेटिव बन जाएगा, टू स्पीक। अब इसको सेंटेंस में आप किस प्रकार से पहचानोगे, तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब देखने को मिलते हैं, इसका मतलब वहाँ पे इन्फिनेटिव है। जैसे यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा है वह खेलना चाहता है, तो खेलना एक वर्ब है और चाहना भी क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जब दो वर्ब आ गया तो वहाँ पे इन्फिनेटिव है। तो जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे इसे भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम क्या लिखेंगे, ही हो गया। अब यहाँ पे दो वर्ब है, तो यहाँ पे एक समस्या और आती है कि जब सेंटेंस में दो वर्ब हो गया, दो क्रियाएं आ गई, तो हम किस प्रकार से समझेंगे कि हमारा वर्ब कौन सा है, क्रिया, मेन क्रिया कौन सी है। तो देखिए जिस शब्द से हमको यह पता चलता है कि कौन सा टेंस है, वही हमारा क्या कहलाता है, क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, वह खेलना चाहता है, तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पता चला, लेकिन बस इतनी बातों से हमें ये पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसी में चाहता है, लास्ट में क्या है, ता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही, और चाहने का क्या होता है, वांट। अब जब यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे यस लगा देंगे। अब यहाँ पे ये जो खेलना है ये इन्फिनेटिव के रूप में यूज होगा, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, टू प्ले। तो सेंटेंस हमारा बन गया ही वांट्स टू प्ले। अब यहाँ से नीचे वाला देखिए सेंटेंस क्या है, वह सब अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो वह सब का क्या हो जाएगा, दे, और चाहने का हो जाएगा वांट, दे वांट। और इसमें हम यस या यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है
सॉरी, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें ये प्लूरल है, ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस पहले कैसे बनेगा, दे हो गया, उसके बाद वांट हो गया। अब बोलना आएगा, यहाँ पे बोलना, बोलने से पहले हम क्या लगाएंगे, टू, स्पीक, उसके बाद आ जाएगा हमारा लास्ट में इंग्लिश। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, दे वांट टू स्पीक इंग्लिश। तो आशा करते हैं आपको इन्फिनेटिव भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलेंगे, आगे देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट रूल हैं जिन्हें आपको अच्छे से समझना है। पहला देखिए क्या है, यदि वाक्य में वर्ब नो हो और उसके बाद कोई इन्फिनेटिव हो तो इन्फिनेटिव से पहले हाउ का प्रयोग किया जाता है। तो इन्फिनेटिव को आप कैसे पहचानोगे, सेंटेंस में आपको दो ठे वर्ब देखने को मिलेगा, तैरना और जानना, ये दोनों क्या है, हमारा वर्ब है। तो अगर आपको वाक्य में नो का मतलब क्या होता है, जानना, अगर सेंटेंस में आपको जानना ये शब्द आ जाए तो आप वहाँ पे समझ लीजिए कि आप उसको किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद आता है वर्ब, तो वर्ब हमारा क्या है, नो, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नो। और यहाँ पे सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, यस। उसके बाद देखिए इन्फिनेटिव तैरना है, ये इन्फिनेटिव के रूप में यूज हो रहा है यहाँ पे। तो इससे पहले आपको क्या लगाना है, हाउ टू, यहाँ पे क्या है, हाउ, ये आपको लगाना है यहाँ पे हाउ, और उसके बाद टू, ठीक है। उसके बाद तैरना का क्या हो जाएगा, स्विम। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, ही नो हाउ टू स्विम। आगे देखते हैं, इस रूल को हम आगे देखेंगे जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें। तो यहाँ से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल है उसे हमने पढ़ लिया है, अफर्मेटिव का रूल पढ़ लिया है। अब नेगेटिव में हम देखते हैं। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, डू या डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। यहाँ पे जब आप डू या डज लगा देते हो तो वर्ब में आपको यस या ईएस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ से देखिए इंट्रोगेटिव का रूल क्या होगा, WH, डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल क्या होगा, WH, डू या डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। आपको इन चार रूलों को याद करना है अच्छे से। अगर आपको ये चार रूल याद हो जाते हैं तो इसके बाद आपको ना ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट में, मतलब ये है कि आगे जो भी टेंस आप पढ़ोगे उसमें समस्या नहीं आएगी। आप रूल को बड़े ही आसानी से याद कर लोगे, क्योंकि इसमें कुछ ही चेंज होता है। जैसे यहाँ पे डू डज में जब हम आगे देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट देखेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, डिड हो जाता है। जो हमने पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से किसी इंग्लिश वाले वाक्य को हम उसमें ढूंढ सकते हैं कि कौन सा टेंस है। तो सिंपल है, इसको आपको इन चार रूलों को याद रखना है ताकि आगे आपको समस्या ना हो। अब हम इस पे कुछ उदाहरण कर लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे एक सेंटेंस है, वह अपने भाई को नहीं पढ़ाता है। तो सबसे पहले देखिए पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए, पहले तो आपको घबरा के किसी भी वाक्य को नहीं बनाना है। सबसे पहले आपका ये काम है कि आप ढूंढो कि वो कौन सा टेंस है। सबसे पहला स्टेप है कि कौन सा टेंस है, तो वह अपने भाई को नहीं पढ़ाता है। तो यहाँ पे ता है लास्ट में आ गया, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद देखिए इसमें आपको नहीं भी देखने को मिला, इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। अब हम ये समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है। अब उसका रूल जो है उस रूल से हम इसको बना लेंगे। पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को आपको कैसे ढूंढना है, कौन लगा के प्रश्न करना है, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन अपने भाई को नहीं पढ़ाता है, वह नहीं पढ़ाता है, तो वह हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो वह को हम यहाँ पे लिखेंगे ही। उसके बाद क्या आता है, डू या डज, तो ही के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। अब एक चीज़ और याद रखो कि डू या डज
सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डज। उसके बाद क्या आएगा हमारा नॉट, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ाता, पढ़ाना का क्या हो जाएगा, टीच। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब सेंटेंस निगेटिव है तो वर्ब में आपको यस या यस नहीं लगाना है। उसके बाद क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, वह किसको नहीं पढ़ाता है, अपने भाई को नहीं पढ़ाता है, तो अपने भाई के लिए क्या यूज होगा, हिज, और यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रदर, हिज ब्रदर। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, क्या हो गया, ही डज नॉट टीच हिज ब्रदर। आगे देखते हैं, वह सब खेलने नहीं जाते हैं, तो वह सब के लिए हम किसका यूज करेंगे, दे का। यहाँ पे हो गया दे, और उसके बाद क्या आएगा, डू या डज। तो हमारा जो दे है ये क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू, दे डू। उसके बाद नॉट, उसके बाद हमारा क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो वर्ब क्या है हमारा, जाना, तो जाना का क्या हो जाएगा, गो, दे डू नॉट गो। अब यहां से देखिए ये हमारा वर्ब, ये भी वर्ब है और यहाँ भी वर्ब है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इन्फिनिटिव आ गया। तो इसके बाद हम क्या लगा लेंगे, टू, और खेलने का क्या होता है, प्ले। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, दे डू नॉट गो टू प्ले। अब हम बात करेंगे किसकी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब पहले इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, देखिए जो ये बार बार जो आएगा, डू या डज आएगा, फिर डिड आएगा, हैज़ या हैव आएगा, इसको आप किस प्रकार से याद करोगे कि सिंगुलर के साथ हम किसको रखेंगे और प्लूरल के साथ किसको रखेंगे। इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये जो लिखा है ये हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब। तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर इस हेल्पिंग वर्ब में आपको यस देखने को मिल जाए तो यस से आप याद रखेंगे कि इसका प्रयोग होगा सिंगुलर के साथ। सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ। तो यहाँ से देखिए हमने यूज किया ये डज, यहाँ पे हमारा वह था तो इसके साथ हमने यूज किया डज का, और इस डज में हमें क्या देखने को मिला था, हैज। और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आप पास्ट इंडेफिनिट में जाओगे तो वहाँ पे हम वाज और वर लिखते हैं, वाज और वर लिखते हैं। तो आप ऐसे याद रखना कि ये हमारा वाज आ गया, इसमें यस लिखा है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर के साथ यूज होगा। आगे कहीं आपको देखने को मिलेगा हैव और हैज, हैव और हैज, तो यहाँ पे यस देखने को मिल गया, इसका मतलब इसका प्रयोग किसके साथ होगा, सिंगुलर के साथ। और भी ऐसे आपको शब्द आगे देखने को मिलेंगे, तो आप इस बात को इस प्रकार से याद रख सकते हो। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह मुझे पढ़ाता है। तो इंट्रोगेटिव का हमारा रूल क्या है, WH डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर। इसमें भी देखिए आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक आपको जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंस हमने लिखा जिसमें क्या, क्यों या इस प्रकार के जो भी शब्द रहेंगे वो स्टार्ट में आ जाएंगे, मतलब पहले ही आ जाएंगे। दूसरा है कि ये जो शब्द हैं प्रश्नवाचक शब्द, ये जब सेंटेंस के बीच में आ जाएंगे। तो जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा तो इस रूल का जो WH है इसको हम नहीं यूज करेंगे। तो इसको हम नहीं यूज करेंगे मतलब ये है कि इसको हम बनाएंगे डू या डज से। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि क्या वह मुझे पढ़ाता है, तो वह हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो वह सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ हम क्या लगाएं, डू लगाएं या डज लगाएं। तो इसके साथ हम डज लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डज। अब देखिए डू या डज के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह का क्या हो जाएगा, ही। तो डज ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, पढ़ता, पढ़ाता। तो पढ़ाने का क्या होता है, टीच। तो यहां से हम लिख लेंगे टीच, डज ही टीच। अब मुझे के लिए किसका यूज होगा, अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो ये हो जाएगा हमारा मी, डज ही टीच मी। अब हम ये देखते हैं कि ये बीच में जब क्या, क्यों, कैसे ये आ जाएगा तो उसे किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए जब क्यों बीच में आ जाएगा तो हम सेंटेंस को WH से शुरू करेंगे, ठीक है।
इस दो बातों को आपको याद रखना है कि जब स्टार्टिंग में आ जाएगा क्या, तो उस टाइम हम WH का यूज नहीं करेंगे, और जब ये बीच में आएगा, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द अगर सेंटेंस के बीच में आएगा तो उस टाइम हम WH का यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है वह सब पढ़ने क्यों जाते हैं, तो यहाँ पे क्यों क्या आ गया, बीच में आ गया, तो क्यों को क्या लिखेंगे हम, क्यों को हम लिख लेंगे वाई, तो ये हमारा WH हो गया। अब इसके साथ डू या डज लगाना है हमको, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इसका सब्जेक्ट, वह सब क्या हो गया हमारा, प्लूरल हो गया, मतलब बहुवचन हो गया। अब बहुवचन के साथ हम क्या लगाएंगे, डू का प्रयोग करेंगे, तो वाई डू। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो वह सब हमारा सब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, वह सब पढ़ने क्यों जाते हैं, पढ़ने या पढ़ना हमारा, सॉरी पढ़ना तो नहीं, यहाँ पे जाना हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, तो वाई डू दे गो। और ये जो हमारा पढ़ना है ये हमारा इन्फिनेटिव के रूप में यूज होगा, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे, वाई डू दे गो टू रीड, वह पढ़ने क्यों जाते हैं, तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो इन दो सेंटेंसों में हमने क्या सीखा कि अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ जाए तो उस टाइम हमें जो हमारा रूल है WH डू या डज, उसमें हम WH का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर यही शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में आ जाए सेंटेंस के, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, WH का यूज करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा जो दो सेंटेंस लिखा गया है ये हमारा है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का रूल। ठीक है, इसको भी बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ गया, तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ गया, तो हम WH का यूज नहीं करेंगे। कहाँ से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, सेंटेंस को हम स्टार्ट करेंगे डू या डज से। वो भी डू या डज हम कैसे लगाएंगे, पहले हम इसका सब्जेक्ट देखेंगे, वह इसका क्या है, सब्जेक्ट है, तो वह के साथ हम क्या लगाते हैं, डज, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डज। अब इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वह क्या, वह खेलने नहीं जाते हैं, तो जाना हमारा क्या है, वर्ब है, गो टू प्ले। डज ही नॉट गो टू प्ले, क्या वह खेलने नहीं जाते हैं। अब एक सेंटेंस हम छोड़ते हैं आपके लिए, आप इसे बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, थोड़ा इससे फास्ट तरीके से पढ़ा जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।